हेलो भाइयों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इन 30 मिनट्स। मैं इसमें 100% एनसीईआरटी कवर करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। एसिड आप लोगों ने क्या पढ़ा बचपन में कि जो सौर होता है यानी कि जो खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एसिड एसिड का मतलब वो हुआ ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। यानी कि मान लो हमारे पास क्या है, वाटर है। हमारे पास एक कंटेनर में क्या है, वाटर है। इसमें जैसे ही हम लोगों ने एसिड ऐड किया तो हमारा H प्लस आयन प्रोड्यूस हो गया। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करे उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा बेसिस क्या होता है। ठीक है, हमारा बेस क्या होता है। तो बेस भी सिंपल है। देखो बेस ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बेसेस उसे कहते हैं जो बिटर होते हैं, जो कड़वे होते हैं। ठीक है, कड़वे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देते थे, बेस बोल देते थे। लेकिन अभी आप लोगों को पता चल गया बेस उसे कहते हैं जो वाटर में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, मैंने आप लोग पढ़े हुए होंगे लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं। कैसे कलर चेंज करते हैं, देखो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्लू ब्लू टू रेड चेंज कर देते हैं। और जो हमारे बेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। समझ आ गया। ठीक है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को और समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे इंडिकेटर्स। देखो अब हम लोग देखना है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो समझ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। ठीक है, अगर मान लो हमें हमें कोई चीज खाना है और हमें पता करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो हम लोग इंडिकेटर्स के मदद से पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो हमारे पास चार टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा इंडिकेटर्स होता है लिटमस। क्या होता है, लिटमस। लिटमस पेपर के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो लिटमस पेपर क्या करता है मैं आप लोगों को शॉर्टली बता देता हूं। लिटमस पेपर देखो, जब भी लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और जब भी लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, हमारा रेड हो जाएगा। समझ आया। लिटमस पेपर जब भी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा और जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, याद रखना। सेकंड इंडिकेटर होता है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। ठीक है, टर्मरिक का मतलब हुआ हमारा हल्दी। ठीक है, जो हम लोगों को घर में मिलता है। ठीक है, तो हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, येलो होता है। तो जैसे ही हम लोग का टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। टर्मरिक बेस का कांटेक्ट में कौन सा कलर में हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एसिड में वो क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। समझ आ गया। अब देखते हैं तीसरा हमारा इंडिकेटर। तीसरा हमारा है फेनोथिलीन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, आप लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो फेनोथिलीन जो है ये एसिड के कांटेक्ट में आता है। जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा, हमारा कलरलेस रहेगा, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस रहेगा। और जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आएगा, जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। फेनोथिलीन एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस रहेगा और बेस के कांटेक्ट में पिंक हो जाएगा। समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला। अगला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज देख लेते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जब भी हमारा बेस के कांटेक्ट में आता है, बेस के कांटेक्ट में आते ही हमारा मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, और जब भी हमारा मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। याद कर लो आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। अब अगला हम लोगों को देखना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या देखना है हमें, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, देखो ऑल फैक्ट्री जब भी वर्ड आ जाए, ऑल फैक्ट्री स्मेल से रिलेटेड होता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमें स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं। स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। हमारा समझ आ गया। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, स्मेल की मदद से हम लोग को हेल्प करते हैं पता करने में कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। ठीक है, समझ आया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन टाइप ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। कितने टाइप ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, तीन। सबसे पहला हमारा होता है अनियन। अनियन का मतलब प्याज। ठीक है, दूसरा हमारा होता है वेनेला। ठीक है, क्या होता है हमारा, वेनेला एसेंस। ठीक है,
तीसरा हमारा क्या होता है, वेनिला एसेंस, सॉरी दूसरा हमारा होता है वेनिला एसेंस, तीसरा हमारा होता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब कि हमारा हो गया लौंग, लौंग का ऑयल, ठीक है, क्लोव ऑयल। तो इसका एक खास प्रॉपर्टी होता है, इन तीनों का एक खास प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, देखो ये क्या होता है, एसिड में, एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका स्मेल रहेगा, इनके पास स्मेल रहेगा, यानी कि स्मेल रिटेन रहेगा, ठीक है, रिटेन स्मेल, ठीक है, ठीक है, स्मेल, रिटेन स्मेल। और जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, अपना बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना क्या कर देंगे, स्मेल को लॉस कर देंगे, ठीक है, स्मेल को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है, समझ आ गया कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना स्मेल को रखते हैं, रिटेन करते हैं, और जब भी बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो अपना स्मेल को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम लोग अपना एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, अब हमें देखना है एसिड इन वाटर, ठीक है, हमारा एसिड जब वाटर में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, देखो, तो एसिड जैसे ही वाटर में जाता है तो एसिड हमारा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे देखो HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा एक एसिड है, इसको जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे तो ये वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ आप लोग नोटिस करो कि H प्लस आयन हमारा प्रोड्यूस हो गया। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एसिड जब भी पानी में जाएगा तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, और HCl ने H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, तो ये हमारा बात प्रूफ हो गया। अब देखो और एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी जैसे हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये भी H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करो कि H प्लस आयन हमारा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो एक चीज हमें यह समझ आया कि अगर हम लोगों को एसिड को H प्लस आयन में ब्रेक करना है तो हमें उसे वाटर में डालना होगा। किस में डालना होगा, वाटर उससे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। समझ आ गया, ठीक है, हमें उसे मॉइस्चर क्या करवाना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग, अगर ड्राई स्टेट में, अगर हम लोग सूखा सूखा स्टेट में अगर एसिड को हम लोग लेते हैं तो क्या वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो चलो देख लेते हैं। देखो अगर हम लोग HCl है, ठीक है, HCl हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म में है, यानी कि ड्राई फॉर्म में है, ठीक है, सूखा हुआ है, और हम लोग लेते हैं, ठीक है, और हम लोग लेते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या ये हमारा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो आप लोगों का आंसर होगा बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एसिड को H प्लस आयन में ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए, यानी कि वाटर चाहिए, और वो कभी भी ड्राई स्टेट में कभी भी नहीं करवा सकता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जब भी एसिड वाटर में जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। इतना आप लोगों को क्लियर था, ठीक है। देखो मैंने आप लोग क्या कहा कि एसिड वाटर में जाता है, तब क्या मैंने कहा, एसिड प्लस वाटर हमें क्या देगा, H प्लस आयन देगा। तो क्या ये H प्लस आयन वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। वाटर से जैसे ही अगर ये H प्लस आयन रिएक्ट करेगा तो ये हमें हाइड्रोनियम आयन दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। तो कभी भी एसिड वाटर में जाता है तो क्या देता है, वो हमें H प्लस देता है, और H प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और इस हाइड्रोनियम आयन और H प्लस का प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है। H प्लस एंड हाइड्रोनियम आयन का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। समझ आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आप लोगों को इजीली बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं HCl गैस बनाने का तरीका, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस HCl गैस, ठीक है, प्रोड्यूस HCl गैस, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट से हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का रिएक्शन देखो, ठीक है, ठीक है, जगह कम था इसलिए मैं नीचे कर रहा हूं, ठीक है। तो जब भी NaCl और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, देखो तो ये बना देंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4, और क्या बना देंगे, HCl गैस बना देंगे। तो ये हमारा तरीका होता है HCl गैस प्रोड्यूस करने का, बनाने का, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हुआ है, याद रखो। जब भी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो वो सोडियम सल्फेट और HCl गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, आप लोग आराम से समझना, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ पहले बता देता हूं, देखो अगर हम लोग HCl गैस लेते हैं, ठीक है, HCl गैस अभी जो हम लोगों ने प्रोड्यूस करा उसको लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर।
तो क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? जो ये हम लोग लिटमस पेपर लेके इसका कलर चेंज होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा HCl भी ड्राई निकला और लिटमस पेपर भी ड्राई था। अगर दोनों में से कोई एक चीज को मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है, मॉइस्चर मिल जाए दोनों में से किसी एक चीज को, तो कलर चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग HCl गैस है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं HCl गैस और हम लोग ले लेते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। तो अभी क्या हम लोगों का कलर चेंज होगा? तो यस, बिल्कुल अभी कलर चेंज हो जाएगा। क्यों कलर चेंज हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने अभी लिटमस पेपर मॉइस्चर वाला लिया है, यानी कि गीला वाला लिया है। तो इससे क्या होगा? हमारा HCl को वाटर मिल जाएगा और वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और ये H प्लस आयन कलर को चेंज करेगा, ठीक है, कलर को चेंज करेगा। समझ आ गया? अब हम लोग देखते हैं बेस को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? बेसेस इन वाटर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि जब हम लोग बेस को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, एक सेकंड पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे ही हम लोग बेस को, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या हमारे पास बेस है, ठीक है। जैसे ही इस बेस में हम लोग क्या डालते हैं, मान लो वाटर को डाल देते हैं, ठीक है, वाटर को डाल देते हैं तो हमारा बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। इतना आप लोगों को पता था, तो बस इतना ही हमें पढ़ना था। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaOH। NaOH हमारा एक क्या है? बेस है। NaOH हमारा क्या है? बेस है। तो इस NaOH को हम लोग जैसे ही पानी देंगे या फिर पानी में डालेंगे तो वो Na प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ही हम लोगों ने NaOH जो कि बेस है उसको पानी में डाला तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम लोग KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और इसको जैसे हम लोग वाटर में डालते हैं तो देखो तो हमारे पास K प्लस और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाता है। देखो हो गया प्रोड्यूस OH नेगेटिव, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला? जब भी बेस हमारे वाटर में जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझना था। अब हम लोग देखते हैं अल्कलीस। अल्कलीस एक टर्म है, इसे आप लोगों को समझना है, एग्जाम में टिकअप के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। देखो अल्कलीस मैं लिखते चलता हूं, सब लोग आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। अल्कलीस क्या होते हैं? अल्कलीस ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम अल्कलीस कहते हैं, ठीक है। बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन होता क्या है? तो डाइल्यूशन को सिंपल वर्ड में अगर समझे तो हम लोग डाइल्यूशन को क्या कह सकते हैं? डाइल्यूशन एक प्रोसेस है वाटर और एसिड को मिक्स करने का। मैंने क्या कहा? डाइल्यूशन एक प्रोसेस है वाटर प्लस एसिड को मिक्स करने का, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, देखो जो हमारा एसिड प्लस वाटर होता है ना, हमारा एसिड प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में उससे क्या निकलता है? हीट निकलता है, ठीक है, ठीक है, हीट निकलता है। तो अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। देखो अब क्या होता है ना, अगर हमें मान लो अबे हमें वाटर और एसिड को मिक्स करना है, तो मान लो अगर हम लोग लेते हैं एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, और इस बीकर में हमारा क्या है एसिड। क्या है? एसिड। और इस एसिड में अगर हम लोग वाटर को डालेंगे, वाटर को अगर मान लो डाल देते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होने के कारण से क्या हो सकता है? आग लग सकता है। ये हमारा बीकर क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। बीकर ब्रेक हो सकता है, आग लग सकता है, जिससे ऑब्जर्वर को, जिससे हमें क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है। इसलिए हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा एसिड और वाटर को मिक्स करने के टाइम। और हमें किन बातों का ध्यान रखना है तो चलो बताता हूँ। देखो हमें हमेशा क्या करना होगा ना, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक वाटर लेना होगा। एक बीकर में क्या लेना होगा? सबसे पहले वाटर लेना होगा, ठीक है। और वाटर के अंदर हमें एसिड को ड्रॉप ड्रॉप करके डालना होगा, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना है? एसिड को वाटर में डालना है। हमें हमेशा क्या करना है? एसिड को वाटर में डालना है। क्या करना है हमें? एसिड टू वाटर, ठीक है। हमें कभी भी वाटर टू एसिड नहीं करना है, ठीक है। वाटर टू एसिड नहीं करना है। समझ आ गया? वाटर टू एसिड हम कभी नहीं करना, हमेशा एसिड टू वाटर करना है। यानी कि एसिड को हमें हमेशा वाटर में डालना है, हमें कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? एसिड को वाटर में डालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है।
अब देखते हैं एसिड बेसिस क्या हमारे इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं एसिड में। तो देखो एसिड जैसे ही वाटर में जाता है तो क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, आप लोगों को पता है। तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, तो एसिड का अगर सॉल्यूशन है, यानी कि एसिड अगर एक्वस फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ आ गया। उसी तरह से बेसिस भी क्या करते हैं हमारे, देखो बेसिस भी अगर पानी में जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये OH नेगेटिव आयन क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करवा देंगे, कंडक्ट करवा देंगे। तो बेसिस और एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। समझ आ गया। एक एक्सेप्शन केस भी आप लोग सुन लो, इस मतलब ये जो है टिकअप सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, देखो तो हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है हमारा, देखो C6H12O6। और जो हमारा अल्कोहल होता है, देखो C6H12O6 क्या हो गया, ग्लूकोज, और अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते, क्योंकि ये आयन जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, आयन जनरेट नहीं करते हैं, इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। ठीक है, देखो एसिड का अब हमें रिएक्शन पढ़ना है मेटल्स के साथ। तो आप लोग याद रखना, जब भी हमारा एसिड जो होगा, जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हमेशा सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। याद रखना, जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो उसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे हमारे पास क्या है, जिंक है, जिंक एक मेटल है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये जो जिंक है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। बहुत ही इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। और एक चीज याद रखना, ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को जैसे ही हम लोग जलाएंगे तो ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। कौन सा साउंड जनरेट करता है, पॉप साउंड। याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, बेस भी जब भी हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सॉल्ट जनरेट करता है और हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे। जैसे हमारे पास क्या ले लेते हैं हम लोग, NaOH ले लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, और हम लोग क्या ले लेते हैं, जिंक मेटल ले लेते हैं। तो इन दोनों का रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, देखो सोडियम, सोडियम जो है वो क्या है, सोडियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और एक जिंकेट बनेगा। देखो क्या बनेगा, देखो Na2ZnO2 बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस को जब भी हम लोग बर्न करेंगे तो पॉप साउंड जनरेट होगा। समझ आ गया। देखो मैंने यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ अगर रिएक्शन होता है तो वो क्या जनरेट करता है, सोडियम जिंकेट जनरेट करता है, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, समझ आ। अब नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट आप लोगों को पता होगा, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि क्या क्या प्रोड्यूस होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है। तो सबसे पहला तो हमारा सॉल्ट जनरेट होगा, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा, और हमें वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। अगर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। और आप लोगों को पता ही है, जब भी एक एक एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, जैसे कि NaCl सॉल्ट मिल गया, और क्या मिलता है बाय डिफॉल्ट, CO2 मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो आप लोगों का काम आसान हो गया, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। और ये जो CO2 है और H2O ये तो सब में कॉमन ही रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला हमारी चीज। अगला हमें देखना है कि एसिड जब हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब मान लो ये H3O
टू नेगेटिव, और यहाँ पे मेटल, यहाँ पे H के बगल में कोई भी मेटल हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं सबसे पहला एसिड हमारा H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, इसे बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो NaHCO3, ठीक है। तो जैसे ही इनका रिएक्शन होगा तो देखो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, सॉल्ट मिल गया हमें, और CO2 तो कॉमन ही है और H2O भी कॉमन है, ठीक है। हम लोगों ने अभी दो रिएक्शन पढ़ा। देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब भी एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, और एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिल जाता है, हमें अभी भी मिल जाएगा एक सॉल्ट, CO2 और H2O, ठीक है। बहुत ही इजी था। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब हमें टेस्ट करके बताना है कि ये जो गैस है वो CO2 हुई है। तो इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है, टेस्ट फॉर CO2, ठीक है, CO2 गैस के लिए टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास टेस्ट होता है वो होता है लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। क्या टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। तो चलो इस टेस्ट को भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमें CO2 गैस हमारा रिलीज हुआ है। जैसे ही इस CO2 को हम लोग लाइम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, जैसे कि लाइम वाटर हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। CO2 गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक देखो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी है। क्या है, व्हाइट कलर का पीपीटी है। इसका कलर याद रखना, कौन सा कलर इसका होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। और साथ ही में हम लोगों को H2O मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखो, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि एक व्हाइट पीपीटी है, और H2O मिल जाएगा हमें। एक और चीज है, आप लोग समझ लो अच्छे से, ठीक है। देखो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग CO2 को लाइम वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, हमें मिल रहा था कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मान लो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग एक्सेस अमाउंट में CO2 दे देते हैं, और CO2 दे देते हैं, और साथ ही में H2O भी दे देते हैं, तो क्या होगा, अगर मैंने क्या कहा कि अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा रिलीज हुआ, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और वाटर एक्सिस क्वांटिटी में दे देते हैं, तो क्या होगा, तो देखो जैसे ही हम लोग एक्सिस क्वांटिटी में CO2 को देंगे तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो व्हाइट था, व्हाइटनेस था, वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। देखो, और ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये वाटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पीपीटी था, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा वाटर में डिसॉल्व होगा क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन मिला, ठीक है। ये सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, तो आप लोग समझो। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हुआ एसिड और बेस का रिएक्ट होना, ठीक है। मैंने क्या बोला, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग याद रखो, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमें वो क्या देंगे, वो हमें दो चीज देंगे। सबसे पहले वो हमें देंगे सॉल्ट, और क्या देंगे, वाटर देंगे, ठीक है। याद रखना, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम लोग ले लेते हैं बेस में NaOH, ठीक है, NaOH। तो जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होगा तो देखो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हम लोगों को सॉल्ट मिल जाएगा, देखो NaCl, ठीक है, NaCl, हमें क्या मिल जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में एसिड और बेस का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। याद रखना, दुनिया का कोई भी एसिड और दुनिया का कोई भी बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर हमें देगा, सॉल्ट और वाटर हमें देगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज पढ़ना है, एसिड का रिएक्शन पढ़ना है हमें मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल हो गए जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक चीज आप लोग याद रखना, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब अगर हमारा मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है और ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही है, तो चलो एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। देखो मेटल ऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है।
मेटल ऑक्साइड में ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक नेचर का है, जो कि एक बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं एसिड में HCl। तो जब भी हमारा मेटल ऑक्साइड और एसिड क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम करेंगे और हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कॉपर क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा हमें और H2O मिल जाएगा। देखो सॉल्ट और वाटर मिल गया, समझ आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हम लोगों को देखना है, अब हमें देखो एक सेकंड, अब हम लोग देखते हैं एसिड का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कि जैसे कि SO2 हो गया, हमारा हो गया SO3 हो गया, CO2 हो गया, ये हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए, ठीक है। तो जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब भी हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा एग्जांपल के साथ समझो, जैसे हमारा CO2 है, CO2 एक क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। और इसका अगर रिएक्शन हम लोग एक बेस के साथ करा देते हैं, कौन सा बेस ले ले हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा CO2 है वो एसिडिक नेचर का है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो इनका रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को, बहुत ही इजी था। और अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब एक एसिड में कितना पावर है, एक एसिड कितना एसिडिक नेचर का है। तो किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसे पता करने का एक तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, देखो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर एसिड का एसिडिक नेचर हमें पता करना है तो हमें यह देखना होगा कि एसिड एसिड कितना कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, कितना हमारा H प्लस आयन रिलीज कर रहा है एसिड। जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो जितना कम करेगा उससे उतना ही हम लोग वीक एसिड बोलेंगे। जो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग और जो कम H प्लस आयन रिलीज करे वो वीक। समझ आ गया, जो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम रिलीज करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बोल देंगे, ठीक है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है, जैसे कि हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3, याद रखना आप लोग, ठीक है, HNO3। देखो HCl H2SO4 और HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये क्या है, ये ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करते हैं वाटर में, ठीक है, ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करते हैं, मोर, ठीक है। और वीक एसिड के भी एग्जांपल ले लो। वीक एसिड का एग्जांपल हो गया हमारा CH3COOH एसिडिक एसिड, और हमारा H2CO3, ये क्या हो गया, हमारा लैक्टिक एसिड हो गया। हमारा H2CO3 क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ये भी हमारा क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। क्यों वीक एसिड हो गया, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लेस H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेस H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। समझ आ गया, तो इंपॉर्टेंट था और इजी भी था। अब हम लोग आते हैं बेस में। तो जैसे ही देखो बेस का हम लोग स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, तो ऐसे बेस जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर में जाने के बाद वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जो मोर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जो बेस ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और जो लेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगा, वीक वीक बेस कहलाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देखते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहला तो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और वीक बेस के एग्जाम्पल में भी हम लोग आते हैं। देखो तो वीक बेस में हो जाएगा हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और आप लोग गेस करो, कमेंट सेक्शन बताओ। चलो अगर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं। हमारा एक हो जाएगा NH4OH2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस का एग्जांपल हो गया और ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हो गया। तो बस जो OH नेगेटिव ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग, जो कम प्रोड्यूस करता है वो वीक। और एसिड में जो H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग और जो कम करता है वो वीक। समझ आ गया। अब हमें नेक्स्ट चीज पढ़ना है पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या है, देखो पीएच एक मेजरिंग स्केल है
एसिडिक और बेसिक नेचर का है। ये हमें पीएच, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो पीएच हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिड है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो ठीक है, तो पीएच वैल्यू देखो, अगर कोई सब्सटेंस है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जो है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम आता है, ठीक है, 7 से कम आता है तो वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 के इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। न्यूट्रल, जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा वाटर। वाटर ना ही ज्यादा, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। एग्जांपल हो गया हमारा वाटर। ठीक है, और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है, बेसिक नेचर का कहलाता है। ठीक है, वो कौन सा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाएगा। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 के इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू होता है, पीएच रेंज होता है, वो 7 टू 7.8 होता है। ठीक है, आप लोग याद रखोगे ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 7 टू 7.8। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एसिड रेन हम लोग किसे कहते हैं। आप लोग सुनते आ रहे होंगे एसिड रेन, एसिड रेन। तो ये एसिड रेन होता क्या है, तो आप समझो। आप देखो, जब भी रेन वाटर का, सबसे पहले रेन वाटर लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, मैंने क्या बोला, जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। समझ आ गया, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि एसिड रेन हो रहा है। समझ आ गया। अब अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो स्टमक है, हमारा स्टमक में HCl गैस, सॉरी HCl जो हमारा एसिड है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। HCl किस में हेल्प करता है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर अगर ये जो HCl गैस है वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में जब रिलीज हो जाता है तो हमें क्या हो जाने लगता है, एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, एसिडिटी हो जाता है। तो इस एसिडिटी से हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो बता देता हूं मैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज का यूज करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, देख लो, मैं लिख भी देता हूं एंटा एसिड। ये एंटा एसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारा जो एक्सेस एसिड जो बना है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, समझ आ गया। एंटा एसिड का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है, और बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप के क्या है, एंटा एसिड्स है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, जब भी हमारा माउथ का, हाँ, जब भी हमारे माउथ का पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे जो टीथ होते हैं वो डिके करना शुरू हो जाते हैं। डिके करने का मतलब सड़ना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा जो टीथ है, दांत है, जो हमारे दांत है वो क्या हो जाने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, डीके होने लगते हैं। ठीक है, कब होता है डीके हमारा दांत, जब हमारा माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा माउथ का पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहे तो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं बेसिक नेचर का। क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं कैसे नेचर का, तो बेसिक नेचर का। कैसे नेचर का, तो बेसिक नेचर का। समझ आ गया, समझ आ गया। बेसिक नेचर का लेंगे तो हमारा जो माउथ का पीएच है वो मेंटेन रहेगा और हमारा दांत जो होगा वो सड़ेगा नहीं, हमारा जो टूथ होगा वो डीके नहीं करेगा। समझ आ गया। चलो आप पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, देखो, पांचवा पॉइंट देखो, जब भी अगर आप लोगों को कोई कीड़ा काट जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर मैं दे देता हूं। देखो, जो आप एग्जांपल लेते हैं हनी बी, मान लो हनी बी का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। तो जो हनी बी का स्टिंग होता है यानी कि डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को इससे छुटकारा पाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बेसिक चीज, बेस वाला चीज हम लोग वहां पे रब करेंगे। जैसे कि बेकिंग सोडा को अगर हम लोग रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगा और हमें अच्छा फील होगा। ठीक है, समझ आ गया। हम्म, ठीक है। तो जो हनी बी का स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। समझ आ गया, बस इतना ही था।
अब हमें नेक्स्ट चीज पढ़ना है जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनके पीएच के बारे में, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है। जब भी हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट मिलता है और क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। तो देखो, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एस से स्ट्रॉन्ग समझ लो, ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो हमें हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्ट का जो पीएच होगा ना, उस सॉल्ट का जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 होगा। समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमें हमेशा क्या देगा, न्यूट्रल सॉल्ट देगा जिसका पीएच 7 होगा। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा NaCl। NaCl जो है सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, और अगर हम लोग ले लेते हैं वीक एसिड, मान लो हम लोग ले लेते हैं एक जगह पे वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड ले लेते हैं, चलो। और हम लोग ले लेते हैं वीक एसिड और हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जब भी हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा हमें हमें क्या मिलेगा, देखो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी वीक एसिड रहेगा और बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच वैल्यू जो होगा ना, जिसका पीएच वैल्यू होगा, देखो एक सेकेंड। हम्म, देखो, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, जब भी हम लोग वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमेशा हमें बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। याद रखना, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो, समझ आ गया। और अगर हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और हम लोग क्या ले लेते हैं, वीक बेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वीक बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा पता है आप लोगों को, हमें मिलेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट का पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा। समझ आ गया, 7 से कम होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। अब हमें पढ़ना है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, जो ऐसा सॉल्ट जिसे हम घर में यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। और हमारे घर में यूज होने वाला सॉल्ट जो होता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, वो सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसे हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम लोग हर घर में यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो, और देखो, जो ये कॉमन सॉल्ट होता है ये हमें कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रॉक बेड में। याद रखना, कहाँ पाया जाता है, रॉक बेड में पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा, NaCl। NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग फूड बनाते हैं, फूड में इसे हम लोग यूज करते हैं, हर घर में ये यूज होता है। और जो NaCl होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रॉक बेड में पाया जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस NaCl के मदद से हम लोग और क्या क्या मटेरियल बना सकते हैं। तो ये जो NaCl होता है ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स बनाने में, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो NaCl से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, NaCl से हम लोग NaOH बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गया, पहला चीज। और NaOH को हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ठीक है, NaCl रॉ मटेरियल है जिससे हमारा NaOH बनता है। NaOH का क्या नाम है, कॉस्टिक सोडा। अब दूसरा चीज, दूसरा हम लोग देखते हैं, NaCl से हमारा क्या बनता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब अपना थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा केमिकल बनता है, थर्ड हमारा बनता है, देखो, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है। क्या बनता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, 10H2O। अब ये 10H2O क्या है उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो NaCl से सोडियम कार्बोनेट 10H2O बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब और हमारा लास्ट चीज क्या बनता है NaCl से, तो देख लेते हैं। हमारा लास्ट है वो है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है।
इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो, NaCl से हम लोग 4 केमिकल बनाते हैं। सबसे पहला कॉस्टिक सोडा बनाते हैं NaOH, दूसरा हम लोग बनाते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3, तीसरा हम लोग बनाते हैं वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2O, और चौथा हम लोग बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। समझ आ गया? अब हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस मटेरियल्स, दिस केमिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं NaOH का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, NaOH को बनाने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है। आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो NaOH का मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस। अगर कोई हमसे पूछे कि हम लोग NaOH कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं? NaOH बनाते हैं, याद रखना। तो चलिए अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, थोड़ा लंबा रिएक्शन है, तो आप लोग देखो, ध्यान से देखो। NaCl, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा NaOH किससे बनता है? NaCl से बनता है, रॉ मटेरियल है NaCl। तो देखो, जो हमारा NaCl है, ठीक है, NaCl जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, और हम लोग क्या देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग समझ आओ, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। NaCl और H2O का जब हम लोग मिक्सचर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? NaOH मिलता है। ठीक है, याद रखना, NaOH मिलता है। और क्या मिलता है हमें? क्लोरीन गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, याद रखना। NaCl और वाटर का मिक्सचर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 मिलेगा और H2 मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? आप देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या था? CaOCl2। ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो, तो अगर देखो, हमारा इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हमें मिला है? क्लोरीन गैस मिला है। अगर हम लोग इस क्लोरीन गैस को सिलेक्ट लाइन से पास करा दे, देखो यहाँ पे, अगर हम लोग सिलेक्ट लाइन ले, ठीक है, सिलेक्ट लाइन आप लोग जानते होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हुए हो। ठीक है, अगर हम लोग इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास करवा देते हैं, तो हमें देखो क्या मिलता है? हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों को याद करके रखना है। हमें क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, देखो, इजी था। जैसे हम लोग सिलेक्ट लाइन में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? ब्लीचिंग पाउडर और H2O मिल जाता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या होता है? इससे हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग करते हैं। कॉटन कपड़ा का हम लोग क्या करते हैं? इसे ब्लीचिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यूजेस देखो, यूजेस में लिख देता हूं यहाँ पे, देखो, यूजेस। तो सबसे पहला होता है, हम लोग क्या करते हैं? इसे ब्लीचिंग करते हैं कॉटन्स का। ठीक है, कॉटन का हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? और इसका एक और यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, जर्म से ये, जर्म्स को क्या करता है? वाटर से क्लीन करता है। समझ आ गया? और एक इसका इंपॉर्टेंट काम होता है तीसरा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये देखो, इसका 3 काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले कॉटन को ब्लीच करने में यूज होता है, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बनाता है, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब हमें बेकिंग सोडा बनाना है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी किससे बनेगा? हमारा NaCl से बनेगा। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 4 रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें, तो आपको पता ही NaCl रो एजेंट है बेकिंग सोडा का। NaCl H2O, ठीक है, प्लस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ये 4 रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? देखो, जैसे ही ये 4 रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, तो हमें 2 चीज मिलेगा। देखो, अमोनिया क्लोराइड मिलेगा और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही हमारा क्या है? देखो, बेकिंग सोडा है। यही हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लेना। सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NH4 रिएक्ट करेंगे तो NH4Cl बनाएंगे और बेकिंग सोडा बनाएंगे। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का यूजेस भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
देखो, तो पहला इसका यूज क्या होता है, ये खाना को क्या करता है, क्रिस्पी बनाता है, मेक फूड क्रिस्पी, ठीक है, मेक फूड क्रिस्पी, ठीक है, यह खाना को क्या बनाता है, क्रिस्पी बनाता है, सबसे पहला यूज, ठीक है। और दूसरा है ये एंटा एसिड की तरह काम आता है। देखो, एंटा एसिड मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो ये एंटा एसिड की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है, एंटा एसिड की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा चीज देख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या किया जाता है, ये कर्ड दही जमाने के में भी काम आता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये दही जमाने के में भी यूज किया जाता है, ठीक है, डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क। अब हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो देखो Na2CO3 10H2O, ठीक है। अब हमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। तो अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, हमने बनाया था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, देख लो, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, देखो Na2CO3 मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, और वाटर मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, 10H2O देते हैं, पानी दे देते हैं, ठीक है, 10H2O देते हैं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, जैसे इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग 10H2O दे देंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O हमें मिल जाता है, यानी कि वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा की यूजेस देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले ये क्या करता है, देखो, जो वाटर का हार्डनेस होता है ना, उससे ये हटाता है, ठीक है, मतलब वाटर का जो हार्ड होता है, मतलब कहीं कहीं का पानी आप लोग देखोगे जिससे मतलब आप लोग देखोगे कहीं कहीं का पानी से झाग नहीं बनता है। तो वो झाग क्यों नहीं बनता है, वो क्योंकि उस पानी में क्या होता है, हार्डनेस होता है। तो वो हार्डनेस को रिमूव करता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहला यूजेस क्या है इसका, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका यूजेस क्या है, ये क्या करता है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर का हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक है, समझ आ गया। और ये दूसरा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सोप में यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, समझ आ गया। सबसे पहला वॉशिंग सोडा का यूजेस क्या था कि ये वाटर से हार्डनेस को हटाता है, ठीक है, समझ आ गया। ग्लास बनाने के काम आता है, सोप बनाने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। हमें अब पढ़ना अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक। वो लास्ट टॉपिक क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ, ये नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो, क्या इसका मतलब होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्ट, ठीक है। देखो, किसी सॉल्ट में जब फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, देखो, तो ये 5H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो बस आपका चैप्टर होता है खत्म। आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर, ठीक है, थैंक यू।